गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 20 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू रिसर्च ऑन एलिफेंट बिहेवियर। देखिए, एलिफेंट्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, राइट? एंड एलिफेंट्स की आपने आवाज़ भी सुनी होगी। जब कई बार ये आवाज़ अपनी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो साउंड्स इनके तरह जो प्रोड्यूस करी जाती हैं। अब कई बार हमें पता क्या लगता है, कई बार हमें लगता है कि इनकी जो साउंड होती है वो एज अ मतलब ट्रम्पेट ये हो बोलते हैं उस चीज़ को, कि मेजरली वो ये प्रोड्यूस करते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो इनके द्वारा साउंड्स प्रोड्यूस करी जाती है ना, वो होती हैं रंबल। रंबल का अर्थ क्या होता है? रंबल का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई डीप सी साउंड आ रही है, जैसे गड़गड़ाहट वाली साउंड नहीं होती, इनके द्वारा एलिफेंट्स के द्वारा वो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाती है। ऐसा रिसर्च के द्वारा पाया गया। ठीक है। फिर रिसर्च जो हमारे पास आई, जो इन्होंने मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने इनकी कई सालों तक इनकी आवाज़ों का अध्ययन किया, स्टडी किया उनके बारे में। ठीक है। जो उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट आए ना, फिर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दे दिया। ऐसा क्यों सर? अरे, हम कुछ चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, तो एआई मॉडल के अंदर हमने उनको डाल दिया और इस तरह से बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हमने उसके अंदर एआई मॉडल के अंदर फीड कर दी। अब एआई मॉडल के अंदर जब वो फीड हुई तो एआई ने उसको एनालाइज किया, एआई ने उन सब चीज़ों को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ये पता लगा ना कि भाई ये जो अपनी आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं, वो कहीं ना कहीं सामने किसी पर्सन पर्सन ना बोल के किसी और एलिफेंट की तरफ इंटेंडेड है। मतलब वो किसी और पर्सन को या किसी और एलिफेंट को यहाँ पे पुकार रहे हैं। और बाद में ना जब ये रिकॉर्डिंग्स हुई, फिर ये रिकॉर्डिंग्स के रिएक्शंस भी लिए गए दूसरे एलिफेंट्स के हिसाब से। एंड ऐसा देखा गया कि जो कुछ एलिफेंट्स थे वो ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे उन पर्टिकुलर आवाज़ों को। इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो आपका नाम लेट से अंकित है। अब मैं अंकित अंकित पुकारूंगा, तो आप भी ना थोड़ा सुन देखोगे ना मेरी तरफ कि यार कौन पुकार रहा है मुझे, अंकित, है ना? उसी तरह से यहाँ पे एलिफेंट्स के अंदर भी ये सेम चीज देखी गई। इस एआई टूल के माध्यम से मुझे पता लग गया कि भाई एलिफेंट्स के भी अपने नाम होते हैं, जो कहीं ना कहीं जब ये इस तरह से रंबल्स के माध्यम से जब एक दूसरे को बुलाते हैं ना, तब ये आवाजें इस तरह की प्रोड्यूस करते हैं एंड नामों से एक दूसरे को बुलाते हैं। ऐसा यहाँ पे रिसर्च के द्वारा पाया गया है। तो ये तो बातें होगी भाई कि रिसर्च ने क्या बोला, पर हमारे लिए थोड़ा सा चलो ये भी इंपॉर्टेंट था डेफिनेटली कि रिसर्च ने क्या बोला। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस तरह से किसके नाम होते हैं, तो एलिफेंट्स के बिल्कुल एक दूसरे के नाम होते हैं। पर थोड़ा सा हमें एलिफेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑलरेडी यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, एलिफेंट्स ना कीस्टोन स्पीशीज है। अपने आप में इनका प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसके बैलेंस के लिए मददगार रहता है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है ना, कि जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो यहाँ पे ग्रुप को लीड करती है। चाहे वो खाने के लिए सर्च करना हो, पीने के लिए सर्च करना हो, तो जो महिला सबसे ओल्डेस्ट होती है वो एलिफेंट यहाँ पे इनको लीड करती है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो जस्टेशन पीरियड होता है ब्रीडिंग पेयर का, वो लगभग 22 महीने का होता है, जिससे कहीं ना कहीं सिंगल काफ का जन्म होता है। तो जब भी जन्म होता है उस समय जो फीमेल मेंबर्स होती है ना, वो सारी मदर को प्रोटेक्शन के लिए उनको इंसर्कल कर लेती हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। मतलब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो एलिफेंट ग्रेजर्स के तौर के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स को वो डिस्पर्स कर देते हैं, जिससे आपकी प्लांट की रिप्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो एशियन लैंडस्केप की डेंस वेजिटेशन है उसको शेप करते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। इसके हिसाब से सीडलिंग्स जो होते हैं उनको सनलाइट का एक्सेस मिलता है एंड नेचुरल फॉरेस्ट वहाँ पे रीजनरेट होता रहता है। साथ में कई बार गर्मियों के अंदर पता क्या होता है, सरफेस वाटर में कमी आ जाती है। फिर वहां पे ना वो खुदाई करना शुरू कर देते हैं एलिफेंट, पानी के लिए डिग करना शुरू कर देते हैं, तो अपने लिए पानी का सोर्स बना लेते हैं और बाकी लोगों के लिए भी या बाकी क्रिएचर्स के लिए भी पानी का सोर्स बन जाता है। बाकी भारत के द्वारा 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था, ताकि हम इनकी एलिफेंट की पॉपुलेशन को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएं उन स्टेट्स के अंदर जहां पर एलिफेंट्स, जो वाइल्ड एलिफेंट्स है, वो फ्रीली रोम करते हैं। तो इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कंजर्वेशन प्लानिंग हो गया, इलीगल ट्रेड को रोकना हो गया, डेथ्स कैसे रोकी जा सकती हैं, एट द सेम टाइम इनके हैबिटेट्स को रिस्टोर करना, कन्फ्लिक्ट होते हैं जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, ये सब चीज़ों को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं ताकि
एलिफेंट हैबिटेट्स के अंदर जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो कम से कम हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, प्रोजेक्ट एलिफेंट के। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन, 22 जून को हमारा यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल प्रतिज्ञा दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सेलिब्रेशन आपके साथ हम ऑफलाइन में करेंगे पटना के अंदर, एंड साथ ही साथ ऑनलाइन के अंदर भी आप हमारे साथ ओनली IAS यूपीएससी चैनल के साथ जुड़ सकते हो, राइट। इसकी देखो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, बट आपको मतलब रजिस्टर बस एक बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी देखो सुमित सर आ रहे हैं, बहुत सारे फैकल्टीज आ रहे हैं। इनफैक्ट ना बहुत सारे बच्चे ना देखो मुझे अक्सर क्लासेस के अंदर भी बोलते रहते हैं कि सर आप पटना कब आ रहे हो, पटना कब आ रहे हो। तो देखो पहली बार मैं भी पटना आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे भी मिल सकते हो 22 जून को भी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। नीचे पूरा ना एड्रेस वगैरह भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको देखने को मिल जाएगा इस चीज़ का। आगे देखो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। देखो जो नेक्स्ट दो टॉपिक्स है ना वो कुछ लिंक्ड है, ठीक है। मैं अभी डिस्कस करता हूँ कैसे। एक्चुअल में आप जानते होंगे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, हमारे सामने यहाँ पे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। जिसमें आपका नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इस तरह टोटल आपके सामने 17 गोल्स हैं। ये जो 17 गोल्स थे ना ये 2015 में अडॉप्ट किए गए, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। एंड ऐसा बोला गया कि ये जो 17 गोल्स हैं इनके फर्दर आगे क्या है, 169 आगे स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, राइट। एंड इन सब गोल्स को हमें अचीव करना है 2030 तक, यानी कि 6 साल और बचे हुए हैं हमें अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा तो हमने बोल दिया कि हाँ दीज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें अचीव करने हैं। अब समय समय के ऊपर ना हम इनकी प्रोग्रेस देखने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। 7 कौन सा गोल है सर, 7 गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग। तो उसी के रिगार्डिंग ना हमारे सामने एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया गया है। इसको रिलीज करने में बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, आपका यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, वर्ल्ड बैंक एंड WHO, इन सब ने मिलकर ये ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 रिलीज करी है। एंड इस रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ है कि भैया हम सही रास्ते पे नहीं हैं कि हम 2030 तक SDG 7 के गोल्स को मीट कर पाएं। वी आर नॉट ऑन द ट्रैक। और क्या बोला है इन्होंने, ठीक है, ये तो सब हमने पढ़ ही लिया कि कैसे ये आपको देखने को मिलेगा। इसका देखो SDG 7 में कोशिश हमारी ये थी कि किस तरह से सबको हम इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस दे पाएँ, क्लीन कुकिंग का एक्सेस दे पाएँ, साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी के रेट को हम डबल करें, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के रेट को डबल करें, प्लस साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है ग्लोबल एनर्जी के अंदर उसको हम इंक्रीज कर पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ एक टारगेट्स हम ठीक कर भी पाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी का जो ग्रोथ थी ना वो बढ़ी है इसके अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल 2021 में हमें नोटिस करने को मिलेगा कि इसकी कंजम्पशन में 6% का इजाफा आया है। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो भी 424 वाट पर कैपिटा ग्लोबली पहुंच चुकी है। पर जो दिक्कत आ रही है ना, दिक्कत आ रही है इन आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस के रिगार्डिंग। ऐसा देखा गया कि 2022 के अंदर जिन लोगों के पास बिजली का एक्सेस नहीं था वो बढ़ गए हैं, समझ रहे हो, ये तो कम होना चाहिए। पर अब ऐसा लग रहा है कि जो लोग जिनके पास बिजली नहीं है ना उनका नंबर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल 2021 के मुकाबले 2022 में क्या हुआ, लगभग 10 मिलियन लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक विषय। इसके साथ साथ क्लीन कुकिंग का एक्सेस, यहाँ पर भी एक दिक्कत आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सब सहारन अफ्रीका और एशिया के अंदर लगभग 2.1 बिलियन जो लोग हैं वो अभी भी पोल्यूटिंग फ्यूल्स को यूज करते हैं या ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, यानी कि अभी भी वो जो चीज़ें होती हैं ना उन तक अभी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं पहुंच पाई है। साथ में ही अगर आप नोटिस करो इस चीज़ का सोशल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी को गैदर करना, फायरवुड को गैदर करना, कुकिंग हो गया, तो इस वजह से महिलाएं काम करने के नहीं जा सकती, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनका पूरा टाइम ही इन चीज़ों को कलेक्ट करने के अंदर चला जाता है। तो यानी कि अभी हम ट्रैक के ऊपर नहीं है, हमें और काफ़ी काम करना पड़ेगा ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 को 2030 तक अचीव कर पाए, ठीक है। इसके साथ ही ना ये रिपोर्ट तो चलो ठीक ही थी, ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसके अलावा एक और रिपोर्ट न्यूज़ में चल रही है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। समझना फर्क, देखो जो पिछली वाली पढ़ी उसमें हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 की। ये जो बात है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये पूरे SDG गोल्स की बात करती है। ये सारे के सारे जो मैंने 17 की बात करी ना कि ये 17 के रिगार्डिंग हमारा काम कैसे चल रहा है वो सब चीज़ें।
अब सर इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? पिछली वाली में तो बहुत सारी एंटिटीज थी। देखो एक्चुअल में ना मुझे एक बात बताओ, आप 20 मार्च के बारे में जानते हो? सर 20 जून के बारे में जानते हैं, जैसे आज 20 जून है। हाँ कोई नहीं, पिछले 3 महीने पीछे जाओगे ना तो आपको 20 मार्च देखने को मिलता है। और 20 मार्च को ना वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, खुशी का दिन होता है वो, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। एंड उसी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे वाले दिन ना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? इस रिपोर्ट को रिलीज करता है UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यही जो SDSN है ना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी रिलीज करता है। तो जो रिपोर्ट आई है इसको किसने रिलीज किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अब ये है क्या? ये काम करता है UN सेक्रेटरी जनरल के अंतर्गत। इसका काम यही होता है कि भाई ये जो रिसर्च वगैरह करो कि SDG गोल्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बाकी जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये काम रहता है SDSN का। तो इस तरह से हर साल 2016 ऑनवर्ड्स यहाँ पे ये रिपोर्ट निकाली जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो इस रिपोर्ट ने सर अब क्या बोला है? देखो इस रिपोर्ट ने बोला है कि अगर हम बात करें 2030 तक ना, तो केवल हम 16% SDG टारगेट्स को ही अचीव कर पाएंगे। आपका SDG 2 जीरो हंगर वाला, SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड एंड SDG 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं हम सारे कंट्रीज। प्लस एट द सेम टाइम ये जो प्रोग्रेस है ये भी हर कंट्री में अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्डिक कंट्रीज अच्छा काम कर रही हैं, ब्रिक्स कंट्री भी ठीक काम कर रही हैं, पर जो पुअर एंड वनरेबल देश है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके अलावा एक और बात करी गई यहाँ पे, एक इंडेक्स है यहाँ पे, सपोर्ट टू UN बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें ना तो UN के चार्टर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन प्रिंसिपल्स को कोई कितना एडहेयर कर रहा है, UN के मल्टीलैटरलिज्म के अंदर वो कोई कंट्री कितना बिलीव कर रहा है, उसका ये इंडेक्स है, उसको बोलते हैं UNMI, यूनाइटेड नेशन बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म। इसमें अगर हम बात करें ना तो USA लास्ट में है। लास्ट में क्यों है? अरे वो USA एक तरह से UN के मल्टीलैटरलिज्म को मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि सारी बातें मेरी ही चलनी चाहिए, समझ रहे हो। तो बारबाडोस टॉप पे है इस लिस्ट के अंदर, इंडिया 139 पे है एंड USA लास्ट के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैसे ग्लोबल फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ये यहाँ पे बात करी मतलब इस रिपोर्ट में ऐसी बात हुई। इसके अलावा ना SDR रिपोर्ट ने ना एक फेबल पाथवेज की बात करी है। सर फेबल क्या होता है? फेबल का मतलब होता है F से आपका हो गया फूड हो गया, A से एग्रीकल्चर हो गया, B से आपका बायोडाइवर्सिटी, L से लैंड यूज हो गया एंड E से आपका हो गया एनर्जी, ताकि हम इन सेक्टर्स के अंदर सस्टेनेबल प्रैक्टिस लेकर आ पाएं। एंड यही जो सेक्टर्स है उनको AFLU भी बोला जाता है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अदर लैंड यूज। ये जो मेजर चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से ही मेजर आपकी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का लगभग 25% कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। प्लस 600 मिलियन लोग आपके हंगर से सफ़र कर रहे हैं, ओबेसिटी रेट्स राइज हो रही हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं काफ़ी कंसर्निंग मुद्दे हैं। देखो ये जो कुछ पॉइंटर्स है ना, ये हमने यहाँ पे पढ़ तो लिए कि भैया SDR रिपोर्ट क्या है, कौन रिलीज करता है। डेफिनेटली ये पॉइंटर्स आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, पर ये जो डेटा है ना ये आप मेंस में भी डाल सकते हो। चाहे उसमें ये वाला डेटा आप IR में डाल दो, इन्वायरमेंट के अंदर आप डाल सकते हो, कहीं भी SDG वगैरह में भी डाल सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स विल ऑल्सो हेल्प यू इन एनरिचिंग योर मेंस। तो मेंस में जो बात होती है ना कि वैल्यू एडिशन कैसे करें, देखो यही कुछ कुछ करंट अफेयर्स होते हैं जो आपको मेंस की वैल्यू एडिशन में आपको मदद कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है कोलम पोर्ट के रिगार्डिंग। देखो होम मिनिस्ट्री के द्वारा कोलम पोर्ट को इमिग्रेशन चेक पोस्ट यानी कि ICP के तौर के ऊपर डेजिग्नेट किया गया है। अब आपके दिमाग में पहली चीज तो आएगी कोलम पोर्ट है कहाँ पे? दोस्तों कोलम पोर्ट आपको केरला में देखने को मिल जाएगा, चलो ठीक है। पर ये ICP क्या है सर? इमिग्रेशन चेक पोस्ट, क्या मतलब है इस चीज का? देखो आपने मान लो देश में एंट्री करनी है, मतलब इंडिया में एंट्री करनी है, या इंडिया से बाहर जाना है, एग्जिट करना है, तो ऐसे थोड़ी कहीं से भी कर जाओगे, नहीं। कुछ एक हमारी सरकार के द्वारा वैलिड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, चलो ठीक है। अगर आपके पास ना प्रॉपर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको देश से बाहर जाना है, तो अब आप कोलम पोर्ट के माध्यम से भी जा पाओगे। कहने का अर्थ बहुत सिंपल है, कोई भी तरह का पैसेंजर हो, वो देश में आना चाहता है या देश से बाहर जाना चाहता है, अगर उसके पास प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कोलम पोर्ट के माध्यम से भी अब वो जा पाएगा। इसी का अर्थ है कि कोलम पोर्ट को हमने इमिग्रेशन चेक पोस्ट हमने बना दिया। दरअसल में क्या होता है ना, हमारे पास देश में पासपोर्ट एंट्री रूल्स है, राइट। इस पासपोर्ट एंट्री रूल्स के हिसाब से ना
जो भी इंसान होता है जिसके पास प्रॉपर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके लिए एज एन इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो भी ऑथराइज्ड होती हैं, उसके माध्यम से वो एंट्री और एग्जिट कर सकता है। अब इसके अंदर कोलम पोर्ट को भी एडिशन कर दिया गया है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। एंड कोलम पोर्ट ना इस वजह से भी न्यूज़ में मतलब न्यूज़ में नहीं, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप नोटिस करो ना, कोलम पोर्ट की एंशियंट में भी इंपॉर्टेंस है, यानी कि आप जो हिस्ट्री पढ़ते हो ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्पाइसेस का ट्रेड होता था, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स कोलम पोर्ट को यूज़ करते थे अपने यहाँ स्पाइसेस को भेजने के लिए, चाहे वो ट्रेडर्स चाइना से हो, चाहे वो ट्रेडर्स मिडल ईस्ट के हों या फिर यूरोप के हों। तो यानी कि ना कई बार यूपीएससी ने ऐसे पोर्ट्स के ऊपर सवाल पूछे हुए हैं, तो कोलम पोर्ट का भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। न्यूज़ में आ चुका है, वो तो हमने समझ लिया क्यों न्यूज़ में आया, बिकॉज ऑफ आईसीपी। बट आपको मैंने यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बता दिया। इसको यहाँ पे आज के समय कैश्यू बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अरेबियन सी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, अरेबियन कोस्ट के अंदर। और इसको कोलम को किलॉन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। इसी पर्टिकुलर पोर्ट के रिगार्डिंग आपको ये कोलम डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो बीच सैंड्स हैं वहाँ पर आपको हैवी मिनरल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपका ल्यूटाइल, मोनोसाइट, जिरकॉन, एल्मेनाइट, ठीक है, चाइना क्ले आपको देखने को मिल जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको लाइम शेल, बॉक्साइट के डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये लोकेशन अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन बन जाती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हैं, जैसे आपका कॉयर हो गया, कैश्यू, कोकोनट, टिम्बर, स्पाइसेस, और इस तरह की आप यहाँ पे चीज़ें देख पाओगे। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा था, इंडिया के पास अभी 31 ऑथराइज सी पोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इन्फॉर्म किया गया पार्लियामेंट्री पैनल को, एंड इनमें से जो 10 हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के अंदर है ऑफ द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बाकी के जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट है उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है स्टेट पुलिस एजेंसीज के द्वारा। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है स्पीकर एंड प्रोटम स्पीकर के रिगार्डिंग। देखो 18वीं जो लोकसभा है उसका पहला सेशन जून 24 से लेकर जुलाई 3 तक होगा, जिसके बीच में जो नए स्पीकर ऑफ द हाउस इलेक्ट किए जाएंगे, राइट। और जो सीनियर कांग्रेस लीडर है के सुरेश जी, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे लोकसभा के, उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो प्रोटेम स्पीकर की तरह यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। अब आप सबको स्पीकर तो पता है, सर ये प्रोटेम वर्ड क्या होता है? देखो प्रोटेम का अर्थ होता है टाइम बिंग, यानी कि टेम्पररी तौर के ऊपर आप स्पीकर बनने जा रहे हो। सर कहीं पे इसका जिक्र है? देखो संविधान के अंदर तो इसका कोई भी जिक्र नहीं है, राइट। पर अगर हम बात करें हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके अंदर यहाँ पे बात करी गई है कि प्रोटेम स्पीकर की किस तरह से अपॉइंटमेंट एंड स्वेरिंग इन होती है। थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा, एंड साथ ही साथ हैंडबुक में ये मेंशन होता है कि जैसे स्पीकर की पोस्ट खाली हो जाती है ना बिफोर अ लोकसभा, तो जो भी स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर के द्वारा अब यहाँ पे देखी जाती हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो स्पीकर के केस में पता क्या होता है? स्पीकर के केस में आप एक चीज नोटिस करो, आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 क्या बोलता है कि जब भी कभी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उस समय स्पीकर अपने ऑफिस को वकेट नहीं करते इमीडिएटली। कब तक नहीं करते? जब तक हाउस ऑफ पीपल की पहली मीटिंग नहीं हो जाती। फिर जैसे ही वो चीज होती है तो अकॉर्डिंगली प्रोटेम स्पीकर हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर के रिगार्डिंग चीज क्या होती है कि जब 24 जून को सेशन स्टार्ट होगा 11 बजे, तो यहाँ पर जो टाइम जो फिक्स किया जाएगा स्वेरिंग इन ऑफ प्रोटेम स्पीकर का, वो उसी दिन सुबह 9:30 बजे का होता है। तो काम इनका ये रहता है कि जो भी नए एमपीज चुन के आए हैं उनको यहाँ पे ओथ देने वाले का, उनको इस ओथ को एडमिनिस्ट्रेट कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर। इनके साथ साथ 3 और मेंबर्स को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है ताकि जो ओथ है उनके सामने वो ले पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो जनरली क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं उनको ही यहाँ पे चूज किया जाता है इस पर्पस के लिए, पर बहुत बार हमारे सामने एक्सेप्शंस भी देखने को मिली हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आर्टिकल 99 की, आर्टिकल 99 ये बोलता है कि बिफोर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पोजीशन लेता है, अपनी सीट तक पहुंचता है, उसको यहाँ पे 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओथ और अफर्मेशन को यहाँ पे लेना होगा। साथ में बात करें कि कैसे यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है ना, किस पर्टिकुलर पर्सन का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है लोकसभा के अंदर, उसके हिसाब से उनको कंसिडर किया जाता है। पर हालांकि इसमें एक्सेप्शंस है तो हम उन एक्सेप्शंस में नहीं जाएंगे। तो एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर्स की, फिर उनको मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को सौंपा जाता है या फिर प्रधानमंत्री जी को सौंपा जाता है। जब एक बार प्रधानमंत्री जी का अप्रूवल आ गया तो यहाँ पर राइट जनरली टेलीफोन के ऊपर अप्रूवल आ जाता है,
फिर एक नोट सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब को, एंड अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जी उनको अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर देते हैं, उन प्रोटेम स्पीकर को भी और 3 और मेंबर्स को भी। फिर इस हिसाब से उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी और डेट एंड टाइम का देखा जाता है। तो ये था प्रोटेम स्पीकर के बारे में। बाकी स्पीकर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हम पढ़ते ही रहते हैं, जस्ट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्पीकर के जो आपके रूल्स हैं स्पीकर को इलेक्ट करने के, वो आर्टिकल 93 में दिए गए हैं। स्पीकर पोस्ट वेकेंट हो जाती है जस्ट बिफोर द न्यू लोकसभा मीट। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आर्टिकल 94 क्या कहता है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो तो स्पीकर को उसी समय अपना पोजीशन इमीडिएटली आपका विकेट करने की जरूरत नहीं है। वो कब विकेट करेंगे, जैसे ही फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाउस होने वाली होती है उससे जस्ट पहले। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कैसे इनको अपॉइंट करना है। सिंपली देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, तो आपस में मिलकर वो लोकसभा स्पीकर को जहाँ पे चुन लेते हैं सिंपल मेजोरिटी के साथ। जो भी आपके हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होंगे हाउस के, उनको अकॉर्डिंगली वोट करना होता है, राइट। इनकी ड्यूटीज क्या रहती हैं, कैसे हाउस को चलाना है, एजेंडा डिसाइड करना पार्लियामेंट्री मीटिंग्स का, मोशंस को अलाउ करना, कोई गलत काम कर रहा है डिस्क्वालीफाई करना उन मेंबर्स को, प्लस एट द सेम टाइम रूल्स वगैरह को इंटरप्रेट करने का जो पावर होती है वो स्पीकर के पास ही होती है। एंड क्योंकि वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो इनको कुछ डे टू डे प्रोसीडिंग्स को भी यहाँ पे ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता है। कोशिश यही रहनी चाहिए देखो स्पीकर्स की कि वो नॉन पार्टीसन रहें, यानी कि ऐसा ना हो कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो आते हैं सिर्फ उसी को फेवर करें, ठीक है ना। तो इंडिया में देखो जो ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, इंडिया में ना पर्सन को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी जो ओम बिरला जी थे, ठीक है, ओम बिरला जी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, वो स्पीकर बने, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीजेपी से रिजाइन कर दिया, नहीं। बाकी और देशों में ये चीज होती है, कुछ कुछ देशों में जैसे इंग्लैंड वगैरह के अंदर, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आप इस पार्टी से बिलोंग कर सकते हो, आपको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन आपसे यही रहेगी कि आप भैया अब आप ना पूरे सदन के स्पीकर हो, आप एक पार्टी के स्पीकर नहीं हो, राइट। तो कुछ एक एग्जांपल्स पहले भी रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीलम संजीवा रेड्डी जी, इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था जब इनको इलेक्ट किया गया था एज स्पीकर, ठीक है ना। तो कुछ एक ओकेजन रहे हैं जब स्पीकर्स ने पार्टी क्विट करी है, पर इंडिया में इस चीज की जरूरत नहीं है पार्टी क्विट करने की। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बिना कोई भेदभाव के सभी पार्टीज के साथ इक्वल बिहेव करेंगे। दैट शुड बी द पर्पस ऑफ स्पीकर। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसके साथ ही मैंने आपसे जो कल होमवर्क दिया था, आई थिंक ये वाला गलत मेरे से स्लाइड्स आ गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल वाला जो होमवर्क था उसको मैं कल ले आऊँगा, ठीक है। ये ना कल वाली स्लाइड एक्चुअली आ गई है, वो आज जो आनी थी वो नहीं आ पाई। एनीवेज नो इश्यूज, कल डिस्कस कर लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।